नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि बालोद राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सूर्यगांव में शिरकत की है। वहीं आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मंत्रियों को आगमन को लेकर बीजेपी ने तैयारियां की। लोकसभा चुनाव, दुर्ग लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया। इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ईवीएम को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के पाटन से विधायक और राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से कहा, चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। सभी कार्यकर्ता चुनाव के लिए नामांकन करेंगे तो ईवीएम की संख्या कम पड़ जाएगी। ऐसे में एक सीट से 375 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस ने प्रदेश में बची 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बिलासपुर लोकसभा सीट से देवेंद्र सिंह यादव को, सरगुजा से शशि सिंह को, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह और कांकेर से बीरेश ठाकुर को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस इस खबर पर हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। कहा जा रहा था कि अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब जो बाकी की 4 सीटें थी उन पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। तो क्या अब कांग्रेस पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरेगी? बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और इन चारों प्रत्याशियों में आपको बता दें कि सब नए चेहरे सामने आए हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है। और आपको महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि बस्तर में आज लोकसभा चुनाव को आखिरी नामांकन का डेट है, जिसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने पुरजोर कोशिश कहा जा सकता है, जो एड़ी चोटी एक लगा दी है। जी मनोज, एक सवाल यह भी है कि प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में इतनी देरी होने की पीछे की वजह क्या समझते हैं आप? जी शिवम, बिल्कुल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली और भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे समय से चल रहा था, जो आखिरकार आज समाप्त हो गया। इन 4 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस अब अपने एक तरह से कह लिया जाए कि पूरे चुनावी मौसम में आ चुकी है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उसमें बिलासपुर के प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी हैं, उनके घर पे बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही जब से कार्यकर्ताओं में और उनके शुभचिंतकों में यह जानकारी मिली कि उनको जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है बिलासपुर से, उनके घर पे तमाम लोग बधाई देने के लिए एक सुबह से ही तांता देखने को मिला। जी मनोज, और जिन सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया गया है और इन 4 चेहरों को मौका दिया गया है, आगे किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है वो जो पुराने चेहरे थे, जो पुराने एमपीज थे, उनको क्यों काटा गया? क्या वजह रही कि उनका सीट, उनका नाम हटा दिया गया लिस्ट से? शिवम, इसमें महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिल रही है कि इन जो प्रत्याशियों को कांग्रेस ने इस बार नए चेहरों को मौका दिया है और महिलाओं को भी ज्यादा तवज्जो दी गई है। और इसमें साथ ही साथ लगातार कांग्रेस काफी दिनों से मंथन कर रही थी कि आखिरकार किसको जो है लोकसभा का टिकट दिया जाए। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। यहाँ से लेके दिल्ली तक काफी मंथन होने के बाद 4 नामों की आखिरकार घोषणा आज हो गई। जी मनोज, एक सवाल ये भी है ना कि जिन 4 नामों की सूची अब कांग्रेस ने जारी की है,
क्या ये नए नाम जो कह रहे हैं नए चेहरे सामने लेकर आए, क्या ये नए नाम नए चेहरे उतने इंपैक्टफुल होंगे बीजेपी प्रत्याशियों के आगे? जी जी शिवम, अब ये देखने वाली बात होगी शिवम, और ये लोग काफी दिनों से कांग्रेस से, काफी अरसे से कांग्रेस से, इनके परिवार के लोग काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, रायगढ़ की जो प्रत्याशी हैं उनका जो है राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं, तो ये सब बातें कहीं न कहीं महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के रण में कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के बाद अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दांव खेल दिया है। गोगपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला बने हुए हैं। मनोज, चूंकि अब कांग्रेस, बसपा और बीजेपी सबने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, सबके अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं, और अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया है, 10 प्रत्याशियों का। तो कितना इंपैक्टफुल रहेगा ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में, कितनी भूमिका निभाएगा ये जीत और हार में? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है, जिसको लेकर गोंडवाना पार्टी ने भी अपने 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और कहीं न कहीं ये भाजपा और कांग्रेस के लिए ये कहा जा सकता है कि उनके लिए जो है एक कई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं इन 10 जगहों पर। और स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है, इसे लेकर गोंडवाना पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में उतारा है। जी मनोज, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर चुकी है, 10 प्रत्याशी आ भी गए हैं सामने। वो कौन सी सीट है जिस पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी कम से कम 5 सीट होगी जिस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बाकी अपने विरोधियों को चित्त कर सकती है? शिवम, आपको बता दें कि सरगुजा बेल्ट जो है वो काफी अहम माना जाता है। बस्तर का भी जो बेल्ट है वो भी बस्तर से ही छत्तीसगढ़ के शासन का रास्ता निकलता है सरकार बनाने का। और कहीं न कहीं बस्तर और सरगुजा ये महत्वपूर्ण जगह है जहां पर गोंडवाना पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है जाने वाले इस लोकसभा चुनाव में। की तो मनोज, क्या हम अब ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अब बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इसमें सम्मिलित हो चुकी है। तो अब ये चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका है, अब ये हम कह सकते हैं। शिवम, बिल्कुल निश्चित रूप से अब चुनाव एकदम, ये आपको बता दें कि आज अंतिम चरण है बस्तर से जो नामांकन का, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तो अपनी पहले से ही तैयारियों में जुटी थी, अब साथ ही साथ गोंडवाना पार्टी भी बीच में आ गई, जिस वजह से अब चुनाव काफी रोचक देखने को मिल सकता है आने वाले समय में भी। जी मनोज, एक सवाल मेरा यह भी है कि चूंकि सबसे पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया बीजेपी ने, इसके बाद जैसे तैसे करके अब कल जाके कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, इसके बाद बीजेपी, और एक साथ 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 पार्टी का अगर मैं नाम पूछूं जिनमें आर या पार की टक्कर दिखाई देगी लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में? जी शिवम, आपको बता दें शिवम कि छत्तीसगढ़ के हर बेल्ट में देखा जा सकता है कि जहां पर आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है सामान्य वोटरों से कहीं ज्यादा है, जिसे लेकर गोंडवाना पार्टी ने निश्चित रूप से इन जो 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है, कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए इनके लिए गोंडवाना पार्टी अहम मानी जाएगी। और इसको लेकर हर 10 लोकसभा सीटों पर भी ये वोटरों को प्रभावित कर सकती है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरबा में स्थित लैंको पावर प्लांट को अदानी ग्रुप ने अपने अधिकार में कर लिया है। बताया जाता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने यह मंजूरी अदानी पावर को दे दी है।
साथ ही आपको यह भी बता दें कि अदानी समूह ने 4101 करोड़ रुपए में इसकी डील की है। कोरबा जिले के पताड़ी में लंको अमरकंटक पावर लिमिटेड बनाया गया। इस संयंत्र से 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 300 मेगावाट वाली 2 इकाइयां प्रचलन में है। इस संयंत्र में 660 की 2 इकाइयों का विस्तार अभी होना था, लेकिन इस बीच कंपनी भारी कर्ज के बोझ में फंस गई और दिवालियापन का शिकार हो गई, और जिसे अब अदानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। 100% मंजूरी दे दी गई। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। अडानी ग्रुप का हो चुका है लैंको पावर प्लांट। 4101 करोड़ रुपए में डील की गई, क्योंकि कंपनी दिवालियेपन का शिकार हो गई थी और इस कंपनी में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो घटकर 300 मेगावाट पर आया। उसके बाद कंपनी दिवालियेपन का शिकार हो गई। भारतीय स्पर्धा आयोग सीसीआई ने इस बात को मंजूरी दी और अडानी समूह ने इसे 4101 करोड़ रुपए में खरीद लिया, पूरा का पूरा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुहेल किदवई हमारे साथ कोरबा से जुड़ गए हैं। सुहेल, इस कंपनी में जिसकी हम लैंको पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, क्या वजह रही कि कंपनी दिवालियेपन का शिकार हो गई और क्या कुछ डील हुआ अडानी में और इस कंपनी में? शिवम, मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंको अमरकंटक पावर प्लांट जो है वो कोरबा मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर ये उर्गा क्षेत्र आता है। वहां पर इसको 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसमें 300 मेगावाट की 2 इकाइयां जो थी लगाई गई थी। बहुत तेजी से काम चल रहा था, यहाँ तक कि 600 मेगावाट की 2 इकाइयों का विस्तार भी किया जाना था। लेकिन अचानक अमरकंटक लैंको पावर प्लांट जो है वो आ गया, बहुत ही कर्ज में डूब गया और तब वो दोनों जो 600 मेगावाट की जो 2 इकाइयां थी शुभम, वो सारी इकाइयां जो है वो ठप पड़ गई और ये पूरी दिवालिया घोषित हो गई। तब से लेके कयास ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये बेचा जा सकता है, इसको ये किसी न किसी को दिया जा सकता है। लेकिन जब अचानक सूचना ये आई कि इसको ऑलरेडी दे दिया गया है, अडानी पावर को 4101 करोड़ में अडानी के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके लिए जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग होता है सीसीआई, सबसे उसने 100% मंजूरी दे दी है और जो दिवाला समाधान प्रक्रिया होती है उसकी सीआरपी से ये बहुत गुजर रहा था, तब जाकर के इसको उसमें सौंप दिया गया। जी शुभम। सुहेल, एक सवाल ये है कि अगर 660 की 2 इकाइयों का और विस्तार होना था, सब कुछ इतना ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर कंपनी इतने भारी कर्ज के बोझ में कैसे फंस गई? सवाल तो ये है। देखिए, एक्चुअली में इसके ऊपर 17,900 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका था, एक बात। दूसरी बात, इसका की देनदारियां भी बहुत बढ़ गई थी। काफी प्रयास किया गया ये लैंको अमरकंटक पावर प्लांट को उभारने का, लेकिन ये उभर नहीं पाई और हालात ये हो गए थे कि यूनिट को बंद करने का, यहाँ तक कि कोल माइंस का भी पैसा नहीं अदा कर पा रही थी ये जी। आखिर में ये मामला फिर पहुंचा CIRP से पास। CIRP ने फिर इसको CCI को रिफर किया, CCI ने लास्ट में इसको मंजूरी दे दी और अब यह प्लांट जो है बहुत बड़ा प्लांट है ये, और ये कुल मिलाकर के पूरी तरह से अडानी पावर के कब्जे में चला गया। और इसमें एक बात आपको और बता दूं शुभम जी, कि इसमें शेयर में भी उछाल देखे जा रहे हैं। जो शुरुआती कारोबार था, स्टॉक करीब 4% ऊपर बढ़ गया है, 543 रुपए के करीब पहुंच गया है जी। और ये आज जो 529 रुपए में खुला था, वो चंद मिनटों बाद 538
0.80 रुपए ऊपर पहुंच गया है जी। और ये 52 हफ्ते के बहुत हाई स्तर पर है ये इसका जो शेयर बाजार है अडानी का। जी शुभम जी। सुहेल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो अगली खबर कोरबा से है, जहां जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया नहर का तटबंध टूट गया। बिहार विभाग की लापरवाही से टूटे बांध से जो पानी किसानों को मिलना था वो बहकर नदी में मिल गया। तो वहीं विभाग द्वारा अब लीपापोती की जा रही है। विभाग मामले को सुलझाने की जगह मामले को छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जल संसाधन विभाग द्वारा रखरखाव न होने के कारण ये घटना घटी। तो इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहेल किदवई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोहेल, जल संसाधन विभाग की ये जो लापरवाही है आई है सामने, जिसकी वजह से किसानों को इतना भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और ऊपर से अपनी गलती भी एक्सेप्ट न करना, तो इसमें किसकी लापरवाही और किस वजह से इतना बड़ा बांध टूट गया? शिवम, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली में कोरबा में जो जल संसाधन विभाग है और जो दर्री बांध बना हुआ है जहां से सभी पावर प्लांटों को पानी दिया जाता है, यहाँ से 2 नहर निकली हुई है, बाई नहर तट नहर और दाई तट नहर। जो ये नहर जिसमें ये घटना हुई है, ये नहर जांजगीर चांपा रायगढ़ तक के किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराती है। और जो तटबंध टूटा है उस तटबंध में रख रखाव के नाम पर सिंचाई विभाग ने अब तक 18.3 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। किसमें किया खर्च, कैसे किया खर्च, ये तो सब सामने आ गया है। इसमें जांच भी बैठा दी गई है क्योंकि ये पैसा कहाँ गया। जब रख रखाव हुआ था तो तटबंध टूटा कैसे, इस बात को लेकर के काफी अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है शिवम। और ये छोटी घटना नहीं है, इसमें बहुत बड़ी जो है, इसमें कई अधिकारी लपेटे में आएंगे और इसकी जांच कमेटी बैठा दी गई है। सिंचाई विभाग की तरफ से भी बैठा दी गई है और प्रशासन की तरफ से भी बैठा दी गई है। और ये भी सुनने में आया है कि जल संसाधन मंत्री भी इसके दौरे पर आ सकते हैं। तो ये बड़ी घटना है शिवम। सुहेल, जल संसाधन मंत्री को आना ही होगा क्योंकि नदी का पानी नहर का पानी नदी में जाकर मिलना, इससे किसानों को कितनी भारी इसका नुकसान चुकाना पड़ सकता है। सुहेल, मेरा सवाल यह है कि विभाग की तरफ से जो लापरवाही की गई है, तो अभी तक क्या जांच कमेटी बैठाई गई है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुआ है लापरवाही से लेकर अब तक? अभी तक की स्टेटस शिवम ये है कि अधिकारियों ने यहाँ पर आना जाना शुरू कर दिया है, लेकिन जिस बड़ी तादाद में तटबंध टूटा उसको इमीडिएट तो ये लोग ठीक कर नहीं सकते हैं। तो नेचुरली है कि तटबंध में सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि 18 करोड़ जो इस तटबंध के रख रखाव के लिए दिया गया था वो कहाँ पर और कैसे खर्चा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अधिकारियों पर तो गाज गिरनी ही है और ये इसके लिए जो जांच कमेटी है सिंचाई विभाग की, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 1 हफ्ते में। और जहां तक सरकार की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से भी जो एक जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें अपर कलेक्टर वगैरह सब है और सभी लोग उसमें मौजूद है, 8 लोगों की कमेटी बनाई गई है शिवम, वो भी जांच करेगी। और ये जांच करने के बाद ये तय है शिवम कि आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि इसमें कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और इसमें किसानों को जितना नुकसान हुआ, क्योंकि ये दोबारा फसल लेते हैं धान की इसी नहर की बदौलत, वो नहीं ले पा रहे हैं और उनकी धान पूरी खराब हो जाएगी शिवम। जी सुहेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बस्तर में छात्र छात्राओं ने एक शराबी टीचर को जूते चप्पल फेंककर मार भगाया। टीचर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा हुआ था और बच्चों से गाली गलौज करने लगा था। गुस्साए बच्चों ने शिक्षक की जमकर कुटाई कर दी। इसके चलते वह स्कूल से भाग निकला। तो वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरी घटना, पूरा मामला बस्तर ब्लॉक बलीभाटा प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। के पल्लीभाटा गांव का प्रकरण सामने आया है, वीडियो के माध्यम के द्वारा हमारे संज्ञान में आया है। अभी वहां पे स्थानीय बीओ जो है इसकी जांच कर रहे हैं, शाम तक इसमें कार्रवाई।
जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शिवरी नारायण निवासी बाइक सवार युवक ने केरा रोड से शिवरी नारायण की ओर जा रहा था। इस बीच सामने से आ रही कार के चालक ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसके बाद युवक को गंभीर चोटें आईं और हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो वहीं राजधानी में होली पर सुरक्षा कर्मियों की हुड़दंगई देखने को मिली। सिक्योरिटी गार्ड ने मोबाइल फोन चोरी के शक में बाहरी गुंडे बुलाकर कॉलोनी वासियों को लात घूंसे से पिटाई करा दी। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई बच्चों को गंभीर चोटें भी आईं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि नशे में धुत बदमाशों ने घटना का साक्ष्य मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। कॉलोनी के दूसरे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। अगली खबर धमतरी से है, जहां जिले से तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में आए दिन सड़क हादसों में जान माल का नुकसान हो रहा है। इस बीच धमतरी जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कोतवाली थाना इलाके के रामसागर वार्ड में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर घर में घुस गई और घर के दीवार से टकराकर पलट गई, जिससे घर के पास खड़ी महिला और एक युवती बाल बच गई। इस खौफनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में पिकअप पे सवार 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।